गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं अपना। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल नॉन मेटल बता दूँ मैं आपको, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, एलिमेंट दो तरीके के होते हैं, क्लासीफाई किया जाता है मेटल और नॉन मेटल में। वो उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है कि वो चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, देखो जैसे कई मेटल्स ऐसे होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे होते हैं, वो हमारे नॉन मेटल होते हैं। मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। मेटल और नॉन मेटल में हम मतलब अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होते हैं। पहली चीज़, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? लस्ट्रस, हार्डनेस। लस्ट्रस एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, हार्डनेस एक हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ठोस कितना है, टफ कितना है। स्टेट मतलब कि किस स्टेट में पाया जाता है। स्टेट मतलब राज्य नहीं है, ये अवस्था है लिक्विड, सॉलिड या गैस में। मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में। डक्टाइल होती है जो कि वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही कि कौन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाता है और कौन नहीं करा पाता है। डेंसिटी मतलब कि उसकी डूबने की क्षमता या फिर जो आपका उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है उससे भी रिलेट करता है। सोनोरस मतलब एक साउंड की प्रॉपर्टी होता है। ऑक्साइड्स मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है, नहीं होता या क्या होता है ऑक्साइड के साथ। मैं इसके साथ डील करता हूँ। पहला मैं मेटल की बात करूँगा। मेटल जो होता है शाइनिंग होता है, नॉन मेटल शाइनिंग नहीं होता, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है नॉन मेटल में, जो कि आयोडीन होता है। आयोडीन हमारा क्या नाम है, शाइन करता है, लेकिन वो फिर भी मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स जो हार्ड नहीं होते, जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम है, और इन सबको ना आराम से नाइफ से हम कट कर सकते हैं। और नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये होते तो सॉफ्ट है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड भी पाए जाते हैं नॉन मेटल, जैसे डायमंड हो गया। ये कार्बन फॉर्म में सबसे हार्डेस्ट फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन जब इसमें होते हैं। ठीक है, अब मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, तभी वो हार्ड होंगे, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जो मरकरी है वो हमारा सॉलिड में नहीं पाया जाता, वो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन एक केस है जिसे हम ब्रोमाइन कहते हैं, वो नहीं है। ठीक है, वो हमारा सॉलिड स्टेट में पाया नहीं जाता, या फिर गैसेस में नहीं पाया जाता, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब मैलेबिलिटी जैसे कि आपने बंजारों को देखा होगा, जो कि सड़क के किनारे बैठ के लोहा गर्म करके उनको पीटते हैं और पीट के उनको एक थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही बिटन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसको हम पीट के बिटन कर मतलब मार के उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर है, और ये सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। नॉन मेटल देखो, ये इनके पास मेलेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर हम इसको मतलब मारेंगे, ठोक पिटाई करेंगे इसकी, तो ये वहीं टूट जाएगा। ठीक है, डक्टाइल मतलब कि वही बात है कि डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें कि अगर हम किसी चीज़ को तोड़े, पीटे, ठोके, तो वो हमारी क्या नाम है, एक थिन वायर में कन्वर्ट हो सके। लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, लेकिन पुअर कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का? नॉन मेटल के केस में लेड और मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो सबसे अच्छे मेटल्स होते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, मेटल जनरली पुअर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट एक अच्छा है जिसमें कि हमारा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। जैसे कि हमारी पेंसिल की नोक होती है, उसके अंदर ग्रेफाइट ही डला होता है। आपने देखा होगा कई सारे केसेस में कि उस ग्रेफाइट के हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दी जाती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी में क्या होता है बेटा, ये एक तरीके से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है डेंसिटी मेटल में, लेकिन मतलब सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स का हीटिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन
इसमें नॉन मेटल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस तरीके से डेंसिटी भी लो हो जाती है, इसमें डेंसिटी हाई हो जाती है। सोलोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारी किसी चीज़ को ठोकने पे, पीटने पे आवाज़ आती हो, ठीक है। जैसे मेटल्स का अगर आप ठोकोगे पीटोगे तो उसमें थोड़ी अच्छी सी आवाज़ आएगी, लेकिन नॉन मेटल्स में इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती है। ऑक्साइड्स में क्या होता है कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक नेचर में पाए जाते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे हमारे जो मेटल्स हैं वो किन किन चीज़ से रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, और नॉन मेटल अगर नहीं भी होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, और नॉन मेटल किन किन चीज़ों से रिएक्ट होते हैं और किन चीज़ों से नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद एयर। अगर हम मेटल की बात करें, मेटल को अगर एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाता है मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। हाँ, कि अलग अलग जो मेटल होते हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर, इट कीप्ड इन ओपन एंड दे आर कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। हाँ, कि जो मेटल है जैसे कि आपके सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ज्वलनशील होते हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हम मतलब जलने से बचाने के लिए उसे केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। उनके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्मी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीजन विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। कहा यह जा रहा है कि इसे और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, इन चारों एलिमेंट्स को और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, इनको हार्म पहुंचाने से पहले हम इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बना देते हैं, ताकि उसके ऊपर और कोई हार्मफुल ऑक्सीजन की लेयर या ऑक्साइड लेयर जमा ना हो और वो हमें ईजिली बचा सके, हम उन्हें ईजिली बचा सकें। अब Fe मतलब आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीट बट आयरन फिलिंग बर्न विगलेसली। हाँ, जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं आयरन के, वो जलते नहीं हैं, बट अगर हम मतलब वो जल जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं को मिला के अगर सबसे बड़ा आयरन बना दें तो वो जलता नहीं है, लेकिन वो पिघल सकता है एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे आके। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। हाँ, कॉपर जलता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। जैसे कि आपकी पायल वगैरह होगी, कान बाली वगैरह होगी, हाथ में लोग कड़े पहनते हैं, आजकल अंगूठी वगैरह पहनते हैं। आपने देखा होगा, अगर उसको टाइम हो गया होगा पहने कई महीने हुए हैं, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक कोटिंग हो जाती है, वो हमारी कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है जो हमारा गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो हमारा रिएक्ट नहीं होता ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा, ठीक है। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेटा जनरली ये एक मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि रिएक्ट होते हैं, ठीक है, एसिड और बेसिस के साथ साथ, और हमें प्रोडक्ट में क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि हमें जब भी एसिड और वाटर रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, उस तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये वो होते हैं मेटल ऑक्साइड्स जो कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो या बेस के साथ रिएक्ट हो तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, ठीक है, और इन्हीं को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको हमने HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिला है। या फिर अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH मतलब ये बेस है, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ वाटर अलग से मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसे, ठीक है। अब रिएक्शन होती है मेटल और वाटर की। अभी हमने मेटल और एयर की रिएक्शन देखी है, अब हम मेटल और वाटर की रिएक्शन देखेंगे। देखो, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अलग मिलती है। कैसे? मान लो जो भी मेटल है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें से O जो है वो मेटल के साथ लग जाएगा तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और जो H2 होगा गैस साइड में आ जाएगी और वो इवेपोरेट हो जाएगी। एक साइड प्रोडक्ट होता है एक तरीके से। अब क्या मिला, मान लो कि मेटल ऑक्साइड को हमने फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो अब हाइड्रोजन भी जो है वो इसके अंदर मिल जाएगा। ऑक्सीजन तो पहले मिला था और ऑक्सीजन मिल जाएगा और हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट होता है तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब देखो, जैसे
ठंडे पानी के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम को, पोटेशियम को और कैल्शियम को। तो इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं देखिए, रिएक्ट विद स्टीम, अगर हम इसे भाप के साथ रिएक्ट करवाएं, कौन कौन से होते हैं, देखो वो मेटल जो हमारे जिस तरीके से रिएक्ट हो सकते हैं, मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो होते हैं वो गर्म पानी, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जो जिंक होते हैं वो हमारे स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिखता जब हम इन एलिमेंट्स को वाटर के साथ रिएक्ट करें, जैसे कि लेड, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक, लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर हम गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, और अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम को फ्लोट कराएं बबल्स, हाइड्रोजन बबल्स के पास, तो वहाँ पे स्टिकी सरफेस हो जाती है किसकी, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की। देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन दे रखा है। जब हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मेटल, हाइड्रोजन ऑक्साइड और बेसिकली ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, साथ ही साथ गर्मी भी मिली, हीट मिली और हाइड्रोजन गैस भी हमें मिला है। Ca, कैल्शियम को अगर हम क्या नाम है वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन का भी रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन ऑक्साइड प्लस या फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और वो मेटल्स जो हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन दो तरीके के एसिड होते हैं हमारे। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जो कि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्वेंट मिला हो, मतलब वो गाढ़ी दाल, जैसे गाढ़ी दाल और पतली दाल होती है ना, वैसे ही जो गाढ़ा एसिड होता है उसे हम कंसंट्रेट एसिड कहते हैं और जो पतला एसिड होता है उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे पतले एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल का, तो क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने रिएक्शन दे रखी है। इन रिएक्शंस को लिख लेना, याद करने के काम याद करने के बाद पेपर में लिखने के काम आएंगे, जिससे आपके मार्क्स आएंगे। आगे देखिए, जब मेटल जो होता है किसी सॉल्यूशन, किसी अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है, मानो कि मेटल ए है, वो मानो कि पहले हमने एलिमेंट बी को रिएक्ट करवाया किसी चीज़ के साथ, उसका सॉल्ट आ गया। अब जो एलिमेंट बी का सॉल्ट है ना, उसको हम मेटल ए के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो वो जो सॉल्ट है वो पता किसका बन जाएगा, मेटल ए का, और मेटल भी हमारा एक्सट्रैक्ट मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर साइड में आ जाएगा। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन। हाँ, कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होंगे, जैसे आयरन ने क्या किया, कॉपर से हाई रिएक्टिव मेटल है और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, तो हाई रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मेटल को, जिसकी वजह से हमें जो सॉल्ट मिला वो सॉल्ट मिला हमारा सॉल्यूशन ए का, और मेटल बी हमारा क्या हो गया, साइड हो गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करता हूँ मैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये देखेंगे कि कौन मोस्ट रिएक्टिव होता है, कौन लेस रिएक्टिव होता है और कौन मीडिएट रिएक्टिव, मतलब एक तरीके से जिनकी रिएक्टिविटी लगभग कम होती है। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी दे रखी है। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg हमारा मरकरी होता है, Ag हमारा सिल्वर होता है, Au हमारा गोल्ड होता है। सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारा गोल्ड। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद नीचे से मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इसको याद कर लो। मैं अभी आगे और एक रिएक्टिविटी है, मैं उसमें आपको और अच्छे से याद करा दूंगा। ये रही, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। कहा यह जा रहा है, जब भी हम एलिमेंट का रिएक्टिव करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने वैलेंस शेल को फिल करना शुरू कर देते हैं। एटम्स ऑफ द मेटल लूजेज
एटम ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। हाँ, मेटल अपने क्या नाम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देते हैं ताकि उनके ऊपर कैटायन चार्ज बन जाए। कैटायन मतलब प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को गेन करना शुरू कर देते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए और उनके ऊपर क्या हो जाए, एक माइनस चार्ज अटेन हो जाए, मतलब गेन कर ले वो लोग। जैसे यहाँ बात करूँ, मैंने यहाँ पे सोडियम को रिएक्ट करवाया है, या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होता है उसको हटाया है, तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो वहाँ पे एक शेल क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो इसलिए हम Na माइनस लिखते हैं, सॉरी Na प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन पे से जब हम एक इलेक्ट्रॉन कम था, है 7 था, अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया कहीं से, तो इसका 7 से 8 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, मतलब इसको कर्जा उतारना है बाद में जब भी चले, तो वो माइनस में हो गया, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट माइनस में हो जाता है कभी कभार, वैसे ही। तो ये -4 हमारा एनायन है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम सोडियम और कैल्शियम की ही रिएक्शन करवा दें, देखिए वैसे यहाँ पे एक लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फालतू था सोडियम का और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो क्या किया सोडियम ने, बोला भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन आप ले लो, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे बेटा। आयनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया, कंपाउंड वो बॉन्ड जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, और जिस बॉन्ड से एलिमेंट्स जुड़ते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, वो कंपाउंड हमारे कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। उसी तरीके से जब जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, और उन आयनिक बॉन्ड की वजह से जो वो एलिमेंट कंपाउंड बना रहे होते हैं, उन कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। वो कंपाउंड वही चीज़ है हमारी, ठीक है। अब देखिए, आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। वही उन आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना है। इलेक्ट्रोवैलेंस मतलब वैलेंसी को फर्क पड़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंसी वैलेंसी बनते कंपाउंड के ऊपर, वो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड के फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूँगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँगा, दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली एंड ब्रिटल, ठीक है। ये दे आएगा, इसमें गलती है, ठीक है, देख लीजिएगा। दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रिटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग, हाँ जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच कैरोसिन, पेट्रोल एंड एक्सेट्रा। मतलब ये वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड, लेकिन इनको थोड़ा ये इनसॉल्युबल होते हैं जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल वगैरह में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बोला गया है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है इन मोल्टन स्टेट में। जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं ना आयनिक कंपाउंड, तब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट इन द सॉलिड स्टेट। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में करवाते हैं, मोल्टन स्टेट में, और जो हमें सॉल्यूशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो हमें एक सॉलिड स्टेट में मिलता है। अभी पहली वीडियो में यही है, दूसरी वीडियो में आगे से पढ़ाऊँगा, ठीक है।